हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमने अभी तक ना जो वर्क डन पढ़ा है, जितने भी फॉर्मूले पढ़े, उससे आगे का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, ये भी आसान है। वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां से स्टार्टिंग करते हैं हम। तो पहला जो है वो ये है, W इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये हम 3-4 दिनों से इसी को करते आ रहे हैं। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कौन सी प्रोसेस है? देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस आप बोल सकते हो। कौन सी प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे? आइसोबारिक। और आपको जैसे पता है कि अलग अलग डिफरेंट होती है, आइसोकोरिक भी होती है। ठीक है, अगर ये आइसोकोरिक होती, नंबर 1 4 आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। ये आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में आंसर 0। लेकिन हमें आइसोकोरिक करनी नहीं है, हमें जो करनी है वो कौन सी करनी है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपकी सिलेबस में है, आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर आपके एनसीईआरटी के टॉपिक को पढ़ लें तो इससे आइसोथर्मल प्रोसेस 2 तरह की होती है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और एक होती है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आपके सिलेबस में रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आज के पहले टॉपिक से। ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो भाई, इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस को एक इस डिजाइन से समझने की कोशिश करना। रिवर्सिबल क्या होता है, तब आपको पता लगेगा सारा खेल। देखो, ये है एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने इस पिस्टन के ऊपर इस रेड कलर में, आपको मैं शो करूंगा, इस रेड कलर में ये इन्होंने वेट रख रखा है इसके ऊपर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, और इस वेट की वजह से पहले तो पी एक्सटर्नल तो कुछ था ही, यहाँ क्या है? अंदर गैस है। तो गैस का जो प्रेशर है, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गैस है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करती है यहाँ पर, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ गैस एक्सर्ट करेगी। और ये है, ये 3-4 दिन से हमारा यही चल रहा है अभी तक। आज का लास्ट है, उसके बाद तो खैर इस चैप्टर में कुछ रहेगा ही नहीं, फिर तो स्मूथली चैप्टर चलेगा बिल्कुल आसानी से। तो ये लास्ट है, इसको भी देख ले एक बार। कहानी की शुरुआत हुई थी हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एट कांस्टेंट। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, इसका है आइसोथर्मल। तो एक बार यही पे ही कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। जो अब की बार हमने कंटेनर ले रखा है, ये कंटेनर कैसा ले रखा है भाई? ये इसको यार, इसको हटा दो यार, इसको जल्दी से रिमूव दिस साइन। भाई जिसने भी लगाया इसको हटा दो। ये जिस दिन ध्यान नहीं देते ना, उसी दिन प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। और कई तो हमारे में ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये पता ही नहीं कैसे आया है। ये डिसेबल कर दिया है, चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान हटता है, उसी में ही काम खत्म। तो ध्यान से देखना भी, ये प्रेशर यहाँ का, ये प्रेशर एक्सटर्नल है। तो इसमें जो ये गैस है, ये प्रेशर अप्लाई करेगी, यहाँ से प्रेशर आएगा। और अब इसमें अगर मैं ये कहूँ कि अब की बार जो कंटेनर हमने ले रखा है, ये कंडक्टिंग कंटेनर ले रखा है। कंडक्टिंग का मतलब ये इस तरह से जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन होता है, वैसा कंटेनर है अब की बार।
ठीक है। और ये ऊपर जो हमने रेड कलर में सैंड लगा रखी है, ये बहुत ही माइन्यूट वेट है, बहुत ही लाइट वेट मान के चलना है इसको, ठीक है। अब होगा क्या, होगा कुछ ये कि इस लाइट वेट की वजह से ये अगर मैं कहूँ एक वेट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से एक वेट जो है वो हटा दिया, ये वेट हटा दिया, ठीक है। तो बताओ अब ये गैस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। हालांकि आसान क्वेश्चन है, ये गैस जैसे वेट हटा दिया तो ये जो पी एक्सटर्नल है क्या हो गया, ये कम हो गया, तो माइनस डीवी। डीवी का मतलब है यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है, या फिर मैं कह दूं यहाँ पर स्मॉल चेंज हुआ है, स्मॉल चेंज, जो वॉल्यूम है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, ज्यादा चेंज तो नहीं होगा क्योंकि ये वजन बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर मैं एक सैंड को हटा दूं तो होगा कुछ ये, अब की बार पी एक्सटर्नल जो है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम कर दिया हमने, और अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड। बस यहीं पे रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं ऊपर का ये जो वेट रखा हुआ है रेड कलर में, इस वेट में से एक वेट को मैं हटा दूं, यहाँ एक वेट को मैं हटा दूं, तो ऊपर का एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो जाएगा और नीचे का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और गैस क्या होगी यहाँ पर, एक्सपेंड होगी, ठीक है। और जब गैस एक्सपेंड होती है, जब गैस एक्सपेंड होती है तो वो गैस क्या होती है, गर्म हो जाती है या ठंडी हो जाती है, एक्सपेंड होने के बाद। आंसर है वो एक्सपेंड होने के बाद कूल हो जाती है, कूल, ठंडी। अब जैसी गैस यहाँ पर ठंडी होगी, एक्सपेंड होने के बाद ये गैस ठंडी होगी, ये कंटेनर कैसा ले रखा था हमने, स्टेनलेस स्टील का। अब तुम एक एक काम करो, फ्रीजर में से ठंडा पानी का एक गिलास निकाल के बाहर रख दो। पानी का गिलास तो ठंडा है, लेकिन एक घंटे बाद देखोगे उस पानी के गिलास का वही टेम्परेचर हो जाएगा जो टेम्परेचर आपके रूम का टेम्परेचर है, यानी बाहर से हीट जो है वो उसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब, यानी इट एब्जॉर्ब हीट, इट एब्जॉर्ब हीट। और हीट एब्जॉर्ब करके इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वही टेम्परेचर हो जाएगा जो इसका पहले था, टेम्परेचर रिमेन सेम, ठीक है। तो मैं अपनी बात को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब गैस एक्सपेंड होती है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, कूल हो जाती है, और जब गैस को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है ना, हल्की गर्म, ये नहीं कि ज्यादा ही गर्म होगी, एक्सपेंड करने पर कूल। अब ये चाहे गैस कूल हो या ज्यादा गर्म हो, ये कंडक्टिंग, आपका जो ये जो वेसल है ये कंडक्टिंग है, ये बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, या फिर ये निकाल देगा सराउंडिंग में। कुल मिला के टेम्परेचर आपका गैस का क्या रहेगा, सेम। और अगर टेम्परेचर कभी सेम रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। ये कंडीशन होती है आइसोथर्मल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम आइसोथर्मल कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन सेम। अच्छा, रिवर्सिबल क्या होती है, अब इस रिवर्सिबल वाले कंसेप्ट को भी ध्यान से समझना, ये रिवर्सिबल क्या होता है। देखो, ये जैसे आपने एक सैंड का टुकड़ा हटाया तो गैस क्या हुई, एक्सपेंड हुई, ठीक है, ये एक्सपेंड हुई, और थोड़ा सा ऊपर जाके ये अपने आप क्या, रुक गई, यानी पहले तो एक्सपेंड हुई, फिर जैसे जैसे एक्सपेंड होके इसका प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो गया तो वहीं पे रुक गई। उस रुकने वाली कंडीशन को कहते हैं स्टेबलिश इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब ना तो गैस ऊपर जा रही है ज्यादा, ना नीचे जा रही है। और ये वेट कितना है, ये वेट आपका बहुत माइन्यूट वेट है, बहुत माइक्रोग्राम में वेट है ये। जैसे रेत, रेत के कण, रेत के कण है, एक एक कण को हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो आप एक कण और हटा देते हैं यहाँ से, ये हटा दिया, तो ये अब अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर आप कम करते जा रहे हो जैसे जैसे वेट हटा रहे हो। तो जैसे ही ये प्रेशर ऊपर दबाव डालेगा, थोड़ा सा ऊपर सरक के पिस्टन फिर रुक जाएगा। फिर रुक जाने का मतलब है अब ये ना तो फॉरवर्ड में जा रहा है ना बैकवर्ड में जा रहा है, वहीं पे रुक गया फिर से, यानी ये रिवर्सिबल कंडीशन है। ये पीछे भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है, फॉरवर्ड भी जा रही है, दोनों तरफ जा रही है, और ये वहीं पे रुक गया, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब ये तो थी भाई देखो वो बारीकियां जो जिनके बेस पे ये है। आप चाहते हो कि यार हमें ये बारीकियां नहीं समझनी, 11th क्लास के लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप यहाँ से एक बात क्लियर कर लो कि ये जो फॉर्मूला अब मैं लिखवाने वाला हूँ आपको, कौन सा,
W इज इक्वल टू, आपने माइनस का P डेल्टा V तो बहुत पढ़ लिया, अब इस फॉर्मूले को देखो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। W इज इक्वल टू क्या, V2 और V1 यहाँ पर है, हम बोल सकते हैं प्रेशर जो कि एक्सटर्नल है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर डेल्टा की जगह DV। रेज योर हैंड, क्या कोई DV और डेल्टा V में डिफरेंस बता सकता है, DV और डेल्टा V में? रेज योर हैंड। DV डेल्टा V। ओके देवेश बताइए, DV और डेल्टा V। डेल्टा वी एक बड़े मैग्नीट्यूड में स्केल की बात, बड़े मैग्नीट्यूड में हम चेंज की बात करते हैं, और डीवी जब लिखते हैं तो बड़े ही छोटा, बड़ा ही माइन्यूट चेंज की बात करते हैं। वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि जो DV है वो स्मॉल चेंज है, और डेल्टा V है वो एक प्रॉपर ठीक ठाक अमाउंट में चेंज है, लार्ज चेंज बोल सकते हो। DV तो इतना स्मॉल चेंज है कि पता नहीं आपकी इमेजिनेशन वहां तक जा पाएगी नहीं जा पाएगी। अगर मैं एक इस पिस्टन के ऊपर रेत पूरा का रेत भर दूं, और एक चुटकी समझ रहे हो ना, बहुत ही कम रेत वहां से हटा लूं, तो इमेजिन करो कि ये पिस्टन कितना ऊपर जाएगा। वो इतना कम ऊपर जाएगा, ये तो सभी जानते हैं यार, बहुत ही कम ऊपर जाएगा। कई तो ये कह रहे हैं सर जाएगा भी नहीं। भाई ये जो फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, पिस्टन तो ऊपर जाएगा लेकिन बहुत छोटी सी अमाउंट में ऊपर जाएगा। बस उसी छोटी सी अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए DV बोला गया है। DV इज ए स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है ना यहाँ पे। अच्छा, प्रेशर जो एक्सटर्नल है वो भी एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, ये जो अभी हमारा फॉर्मूला है, कई तो ये बोलते हैं, कई बुक्स तो ये बोलती है, ये फॉर्मूला उस फॉर्मूले से जो अभी हमने पहले लिखा था उस फॉर्मूले से कहीं कारगर फॉर्मूला है, और बहुत सी प्रोसेस में यही फॉर्मूला यूज होता है आपका, माइनस का P एक्सटर्नल DV। और ये फॉर्मूले से कहीं ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला ये माना जाता है, ये क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट में इस्तेमाल होगा, और ये किसी भी प्रोसेस में आप लगा सकते हो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, कहीं लगा लो आपको ये दिखाई देगा फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आप ऊपर देख रहे हो ये सिर्फ आइसोबारिक में दिखाई देगा, लेकिन ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस से लेके सारी प्रोसेस में, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, हर प्रोसेस में देखो ये रिवर्सिबल है, और ये फॉर्मूला है, आइसोथर्मल है, ये फॉर्मूला है। तो ये 100% हर जगह आप लगा सकते हो, ठीक है। ये बात होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अभी आपकी 11th में कितना है वो मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सी 11th है, आसान सी। और वो क्या है, वो ये है, इंटीग्रेशन का साइन आप देख रहे हो, और W इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल, यहाँ पर जो गैस ली गई है वो आइडियल गैस इमेजिन की गई है, तो PV इज इक्वल टू क्या होती है आइडियल गैस आपकी, PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ से P निकालोगे तो nRT अपॉन में क्या आ जाएगा, V। लिख दो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या, ये V2 V1, P की जगह पर आ जाएगा आपका nRT अपॉन में V, और ये आपका DV, ठीक है। अब देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। क्या मैंने यहाँ से बाहर से लाके गैस डाली थी क्या अंदर? नहीं, गैस तो वही थी, ठीक है ना। गैस तो उतने ही नंबर ऑफ मोल थी, यानी जो जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकालते रहो, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, R के तो नाम में ही कांस्टेंट है। और टेम्परेचर भाई कांस्टेंट क्यों, ऊपर पढ़ लो, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये भी बाहर हो गया। रह क्या गया, V2 बाई V1, यहाँ रह गया DV बाई V। अब इसका जो इंटीग्रेशन है आपको फिजिक्स में अच्छी तरह समझा दिया जाएगा। यहाँ हम बोलते हैं nRT, और ये हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग V2 बाई V1। ये आपको उसमें समझा दिया जाएगा मैथ और फिजिक्स में। अब नेचुरल लॉग जो है या लॉग E है, उसको उसका बेस 10 करोगे तो ये माइनस का 2.303 nRT लॉग V2 बाई V1। तो जो डिटेल में जानना चाह रहा है वो इस चीज को भी थोड़ा बहुत समझना चाहे तो समझ लो। जिसके पास प्रदीप या ABC है तो उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और जो 11th में ही रहना चाह रहा है भाई, CBSE से मतलब ज्यादा है उसको मार्क लेने के लिए, जिस काम के लिए आपने मुझे फीस दी है CBSE, ठीक है ना, तो उसके लिए रहोगे तो ये फॉर्मूला आपको जस्ट लर्न करना है, कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं इसमें, जस्ट लर्न। कुछ पूछते नहीं यार थर्मोडायनेमिक्स में,
अब देखना जरा ध्यान से, इसी फॉर्मूले में क्या खेल खेलेंगे वो, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बॉयल्स लॉ। अगर मैं कहूँ V2 के नीचे V1 ले जाओ तो P1 बाई P2 ये यहाँ आ जाएगा, और V2 बाई इसके नीचे ये V1 आ जाएगा, चेक करके देख लो। यानी V2 बाई V1 असल में P1 बाई P2 के इक्वल है, ना कि P2 बाई P1 के। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये देखो ये क्या बन गया, W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT log P1 बाई P2, यानी यही फॉर्मूला आपका इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके और आज ऐड हो गए नए। यहाँ पर V2 बाई V1 एक वॉल्यूम है और P1 बाई P2 प्रेशर है, तो ये दो फॉर्मूले आपके और भी ऐड हो गए। तो आपके जितने भी फॉर्मूले अभी बने हैं उनमें से ये दो नए फॉर्मूले हैं और जो अब आ चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम देखें, इससे आगे अगर हम देखें तो शुरू से लेके अब तक हम डिटेल में जाएं तो सबसे पहले आया था W इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, फिर आया था हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फिर हमने W की जगह इसकी वैल्यू रख दी थी, तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल के सामने आया था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस का P डेल्टा V, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। Q को यहीं रखोगे और इसको वहां फेंक दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू क्या, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है ना, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये QP क्या हो गया था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, अब PV की वैल्यू क्या होती थी, nRT को, तो डेल्टा H क्या हो गया था, डेल्टा U प्लस में डेल्टा NGRT। ठीक है ना, आज हमने और भी जो फॉर्मूले दो पढ़ लिए हैं उनके बाद W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 क्या, nRT V2 बाई V1, और क्या है W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT P1 बाई P2। तो ये सारे के सारे जो अभी तक हुए हैं ये इतने फॉर्मूले हुए हैं, और इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कल की क्लास में तो एक डिस्कशन हुआ था, आज की क्लास में और एक डिस्कशन होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने कल की क्लास में आंसर शीट में आपके पास आंसर मैंने भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा H बिकम इक्वल टू डेल्टा U, किस कंडीशन में डेल्टा H जो है वो डेल्टा U की क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। थोड़ा सा सोचो और इस क्वेश्चन की जो डिटेल है वो मेरे को बताओ, हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सिर्फ इसके लिए रेज योर हैंड। डेल्टा H और डेल्टा U किस कंडीशन में क्या आ जाएगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। और जो मैंने आपके पास आंसर भेजा है ये उसी से रिलेटेड है। ओके, एक आंसर आ चुका है। ये हॉट क्वेश्चन की लिस्ट में है भाई, इसको इस पे लगा देना मोस्ट इंपोर्टेंट। किस कंडीशन में डेल्टा H और डेल्टा U जो है वो इक्वल आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, U है इंटरनल एनर्जी, H है एंथैल्पी। देखो ये दोनों क्या हो जाएं, 1 हो जाएं, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT से भी आप इसको बता सकते हो कि इन कौन कौन सी कंडीशन में इक्वल आएगा। तो आंसर सुन लो भाई, आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और आंसर में एक मिनट भाई, एक मिनट में प्रॉपर पूछूंगा एक एक करके। आंसर में मैं 3 कंडीशन लिखता हूँ। पहली कंडीशन कब आ सकता है इक्वल, पहली कंडीशन दे रखी है ड्यूरिंग ए प्रोसेस इन विच ए क्लोज्ड वेसल। देखो अगर बिल्कुल ही क्लोज्ड वेसल ले ली तो डेल्टा U डेल्टा V, यार एक बात बताओ, तुमने बिल्कुल क्लोज वेसल ले ली, मान लो इसी का पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, ये क्लोज वेसल ले ली यानी पिस्टन है ही नहीं। अब बताओ
यहाँ V1 मान लो कुछ है तो V2 कुछ हो सकता है? हो ही नहीं सकता। यानी कहने का मतलब क्या डेल्टा V कुछ चेंज होगा वॉल्यूम में? कभी भी होगा कुछ चेंज? जीरो। अब डेल्टा V जीरो आ गया, ये जीरो हो गया, तो बताओ ये किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया। ये जीरो हो गया तो P भी जीरो हो गया, तो ये इक्वल हो गया। तो एक कंडीशन है क्लोज वेसल। या दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी इसकी बात हो रही है। दूसरी कंडीशन कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, तो डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो आने का मतलब सब कुछ भस्म। अब क्या रह गया? ये इसके इक्वल हो गया, दूसरी कंडीशन। वो तो एक ही कंडीशन पूछेंगे आपसे, आपने दूसरी बता दी। तीसरी भी ट्राई करते हैं। रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी गैसियस रिएक्टेंट, मतलब नो गैसियस फेज आर प्रेजेंट। कोई गैसेस फेज है ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट सारे लिक्विड या एक्वस या सॉलिड फेज में है, तो गैस फेज है ही नहीं। जब गैसेस फेज ही नहीं है तो डेल्टा एनजी जीरो, और डेल्टा एनजी जीरो होने का मतलब है ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तीन में से कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हो। आप कहोगे सर हमें प्रॉपर आंसर दे दो, और आप ये कहोगे एनसीईआरटी में कहाँ है, तो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं। ठीक है, प्रॉपर आंसर चाहिए आपकी एनसीईआरटी और आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये सेंड कर दिया है। अब पूछो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यस शीतल बताइए। सर एक बार ये थर्ड कंडीशन फिर से एक्सप्लेन करना। ओके, थर्ड कंडीशन भी देखो एक बार। मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड कंडीशन, कई ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें कोई भी फेज क्या नहीं होता, गैस होता ही नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, CH3OH प्लस में CH3COOH, ये भी लिक्विड फेज है, ये भी लिक्विड फेज है। और जो बनता है इससे एस्टर CH3COOCH3, ये भी लिक्विड फेज है। और H2O, ये भी लिक्विड फेज है। अगर मैं किसी आपसे पूछूं डेल्टा एनजी बताओ क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। बताना नंबर ऑफ मोल कोई गैस में है? जीरो माइनस जीरो, आंसर आ गया जीरो। ये है इसका मतलब। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, ताकि हम आगे चल सकें। यस निखिल पूछिए। भैया अगर टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो रख दे और 0 केल्विन रख दे तब भी तो डेल्टा यू के इक्वल होगा। हाँ, लेकिन वो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर -273.3, ये इतना माइन्यूट टेम्परेचर जो इमेजिनरी है। इससे भी आप बोल सकते हो एट इमेजिनरी टेम्परेचर पे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल। लेकिन वो बेचारे एक ही पूछेंगे आपसे, जो आपको बेस्ट लगे वो लिख दिए ना। कुल मिला के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर किसी के पास भाई ये होता नहीं। और बताता हूँ, मैं और बताता हूँ एक क्वेश्चन और। जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो हम फैब में डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो क्योंकि नोट्स पहले से ही बने बनाए हैं अच्छी तरह से, ठीक है। और मैं हर क्लास में आपको एक स्पेशल क्वेश्चन ऐसा लिखवाऊंगा जो पिछले साल नहीं हुआ। हर क्लास में एक स्पेशल क्वेश्चन होगा जो पिछली क्लास में हुआ ही, पिछले क्लास कह रहा हूँ, पिछले ईयर्स में हमने डिस्कस किया ही नहीं। अब हालांकि ये जो क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ ये उस नोट से ही है और डिस्कस हो चुका है, लेकिन हम इसको फैब में करते थे, इसको इतनी जल्दी नहीं करते थे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन है, अगर आप सभी एग्जांपल्स को चेक करोगे तो आपको ये मिलेगा, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, इस क्वेश्चन को देते ही देते हैं, कभी ना कभी जरूर दिया होगा। और मैंने मिड टर्म एग्जाम के सारे पेपर दे दिए हैं आपके अलग अलग स्कूल के, तो उनको जरूर देख लेगा ना कि मिड टर्म में वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा करते थे। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन वो उनका था पूछने का। तो अब देखना एक बार ध्यान से क्या है। क्वेश्चन था नाइदर Q नॉर W, नाइदर Q यानी हीट नॉर W यानी वर्क डन इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन नहीं होते, सच बात है, ठीक है ना, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। बट Q प्लस W, इन दोनों को जोड़ दें, इज ए स्टेट फंक्शन। वाई? ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है।
ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि दोनों को अलग अलग लोगे तो स्टेट फंक्शन होते ही नहीं, लेकिन इनके सम को देखेंगे तो स्टेट फंक्शन है। आंसर है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर इसका आप सम कर दोगे तो बताओ क्या बन जाएगा, डेल्टा यू, जो कि इंटरनल एनर्जी चेंज है और जो कि एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है ना, तो दोनों का सम करोगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा यू, जो कि एक स्टेट फंक्शन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो आंसर है वो क्या है, फॉर्मूला लिख दो, Q and W are not a state function because they depend on the upon the path, दोनों पाथ पे डिपेंड है, WB और QB। ठीक है ना। डेल्टा U is a state function because it is equal to Q plus W and Q plus W does not depend on the path, यानी ये क्या है, डेल्टा U does not depend on the path। एक्सप्लेनेशन आपकी नोट्स में ऑलरेडी है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा बुक आप परचेज करोगे लास्ट ईयर में बड़े आराम से क्वेश्चन आपको मिला है, चाहे टुगेदर भी दो चाहे एमटीजी हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और भी है, इसको भी यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब तक जितना भी हमारा खत्म हुआ है वो यही है। अच्छा, आइडेंटिफाई स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, दोनों को आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें आपका दे रखा है इन्होंने, एक तो है एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट और टेम्परेचर। ठीक है, तो इनको डिस्टिंग्विश करके बताना है कौन कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन कौन सा पाथ फंक्शन है। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया, जिसमें से एंथैल्पी, एंट्रोपी, हमने जो एग्जांपल करे उनमें सारे हैं ये। ठीक है, और हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है उसमें पाथ में कौन सा है, अभी भी करा था, हीट। ठीक है, हीट, और बाकी जितने भी रह गए वो सारे के सारे क्या है आपके स्टेट में आ गए, स्टेट फंक्शन। एक और ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत जल्दी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को पहचान जाओगे। बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, उसको और देख लेना एक बार। ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना ही है, और आगे एक न्यूमेरिकल है, देखते हैं अब कितने एक्यूरेट आंसर निकाल देंगे इस न्यूमेरिकल का। अच्छी तरह से रेडी हो जाओ करने के लिए। ये आया था आपका बोर्ड के सेशन एंडिंग में, व्हेन 430 जूल ऑफ वर्क was done on the system, ठीक है, डन ऑन द सिस्टम। तो बताओ, इट लॉस्ट 120 जूल ऑफ एनर्जी एज हीट, कैलकुलेट डेल्टा यू। डेल्टा यू निकालना है, बिल्कुल यही लैंग्वेज है, बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज। तो बताओ आपका आंसर क्या आया, और रेज योर हैंड। आंसर क्या आया, आपको अपना हैंड रेज करना है। क्या बात है, इतनी जल्दी आंसर आ गया। अपूर्वा बताइए। 310 जूल। 310 जूल करेक्ट आंसर है। और आपने जो बताया वो ये है, हीट जो आएगी यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ऑन द सिस्टम तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था, क्या होती है, हीट प्लस 430 जूल। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी में तो साफ पता है, एनर्जी लॉस्ट होगी तो माइनस 120 जूल। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू है आपका 120, ये है 430, और आंसर आया 310 जूल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है, लैंग्वेज चेंज है बट क्वेश्चन ये आया हुआ है। और आगे चलते हैं कहानी की तरफ। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इतने सारे फॉर्मूलेज के बाद, न्यूमेरिकल्स के बाद, अब ये पूरा चैप्टर ऐसा स्मूथली चलेगा। तो टाइप ऑफ एंथैल्पी में हम एंटर कर चुके हैं। टाइप ऑफ एंथैल्पी, कई तरह की एंथैल्पीज होती हैं, देखते हैं आज हम कितनी पढ़ लेंगे। टाइप ऑफ एंथैल्पी नंबर 1 का नाम है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ
कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना, और इसमें रिप्रेजेंटेशन बड़ा ध्यान से देखना, सी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, एच। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता तो ऊपर ये सबस्क्रिप्ट का साइन आता ऐसे, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना, फिलहाल तो नहीं है। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन आप इसकी यहाँ से जरूर देखना, आपके नोट्स में है। इट इज डिफाइंड एज द हीट चेंज, यूजुअली हीट इवॉल्व होती है इसमें आमतौर पर, हीट चेंज ब्रैकेट में यूजुअली इवॉल्व निकलती है हीट, व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ये CH4 इसका बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, ठीक है। तो जिसको मैं बोल दूं ना उसको जरूर लिख लेना। मैं टोटल कितनी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ? 8। 8 में से मैं 3 पे स्पेशल लगाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसी से क्वेश्चन आएगा, प्लस H2O। तो बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 आ गया, ठीक है ना, बाकी यहाँ भी 2 आ गया, बैलेंस है, और ये रियल वैल्यू है। इसको हम जलाते हैं तो इसमें कितनी एनर्जी आपकी निकलती है कंबशन में? माइनस का 890 यार, 4 किलोजूल पर मोल, बहुत एनर्जी होगी इतनी। इसलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बायोगैस में, मीथेन का बायोगैस, गोबर गैस, ठीक है, तो इसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तकरीबन 4.2 जूल के। ये सबसे बेस्ट है, ये याद कर लेना, हाईलाइट भी कर लेना। 1 कैलोरी कितने के इक्वल होती है? 4.2 जूल के, रफली वैल्यू है ये, ठीक है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिस जूल। और आगे चलते हैं, अगर वही वाली बात बोल रहा हूँ मैं, अगर स्टैंडर्ड केस होता तो स्टैंडर्ड केस में आपकी क्या आ जाती है? वैल्यू आ जाती है। मैं कुछ केस हैं जो मैं पहले से लिखवा देता हूँ, जैसे एक ही केस से डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये अभी पहला ही केस है इसी का ही, कंबशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा PH सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, होती क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? भाई, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडर STP कंडीशन, अंडर FTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है ना, इज कंप्लीटली बर्न्ट इन एयर, तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बड़ा सिंपल, जैसे ये आपकी आइसोब्यूटेन C4H10, आइसोब्यूटेन 3/2 O2, ठीक है, will give you 4 CO2 plus H2O, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये आइसोब्यूटेन है, रेज योर हैंड, आइसोब्यूटेन कहाँ इस्तेमाल होती है? ये तो चलो CH4 थी, ये तो बायोगैस थी, ठीक है ना। रेज योर हैंड, आइसोब्यूटेन कहाँ इस्तेमाल होती है? तो कॉल करियो, देवेश बताइए। सर LPG में। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में LPG होता है उसमें आइसोब्यूटेन इस्तेमाल होती है। और इसको, इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी बता रखी है, CH, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसके लिए रिलीज होगी, वो होगी -2658 किलो जूल पर मोल, यानी कुछ ज्यादा ही है, ये तो उससे भी ज्यादा है स्टैंडर्ड स्टेट की अगर बात करें तो, ठीक है। तो इसके बाद आता है, मैंने कहा था कि मैं कुछ पे बहुत खास ध्यान दूंगा, तो नंबर 2, और अब मैं इस पे लगा रहा हूँ स्पेशल अपना टाइम लगा के, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम आई है, नाम है इसका क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जो जिस पे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाऊं, आप उसका ना एग्जाम्पल तक भी याद कर लेना, ये बहुत खास है, ठीक है। तो इनको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिंबल क्या होता है? डेल्टा F, और यहाँ पर क्या? H, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। अच्छा, क्या होती है ये एंथैल्पी फॉर्मेशन? इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी में बदलाव आएगा व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ठीक है ना, इसके खुद के एलिमेंट से जो बनेगा वो। अच्छा, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो कौन सी है? स्टैंडर्ड, ये वाली, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वही 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा, बस कंडीशन एसटीपी। It is defined as the enthalpy change for the formation of 1 mole of compound from its element in their most standard state, यानी STP। ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें तो C plus O2 will give you CO2, और यहाँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो माइनस का 393.5, हालांकि मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था, कार्बन का कंबशन, ठीक है ना, तो ये होती है माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल। अच्छा, एक एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी जरूर कर लेना, डेफिनेशन के नीचे एनसीईआरटी में से देख के कर लेना एक एग्जांपल जरूर, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और अगर मैं अगली की बात करूं नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे है क्या, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो उसके लिए न्यूट्रल होना है, जैसे NEU न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इस तरीके से लिखेंगे हम। अच्छा, डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द हीट चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, अब की बार है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, 1 मोल नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस। तो न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे NaOH, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या एसिड, ये एसिड है, और NaCl न्यूट्रलाइज हो गया प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका NEU न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंथैल्पी, और ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ माइनस का 57.1 किलोजूल पर मोल। ठीक है। अब जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है और वो बार बार क्या, एसिडिटी का मतलब है आपके स्टमक में पीएच वैल्यू कितनी है, 1.2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू है आपके स्टमक के अंदर। ठीक है, ये 1.2 बहुत कम होती है, मैं बता दूं आपको 1.2, यानी 1.2 होने का मतलब ये है कि आप एक ब्लेड भी अगर निगल जाते हो और वो स्टमक में पहुंच गया ना, तो वो ब्लेड भी गल जाएगा। अगर मान लो आप मुर्गा खा रहे हो, कोई नॉन वेज आइटम खा रहे हो, उसकी हड्डी निगल गए, हड्डी भी गल जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग पीएच होती है ये 1.2। अब करते क्या है लोग, वो अपना स्टमक फुल करने के चक्कर में इतना ज्यादा खा लेते हैं, बिल्कुल स्वाद में पूरा का पूरा स्टमक फुल। स्टमक बेचारा क्या करता है, वो देखता है कि ओहो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अब मुझे सप्लाई करनी है। अब वो क्या, HCl ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, इस खाने को डाइजेस्ट करना है भाई, HCl निकालो। इस तरीके से होता है हमारा स्टमक। ठीक है, तो वो इतना भर लिया खा के। ठीक है, तो वो स्टमक की लाइनिंग बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड निकालेंगी। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप खा रहे हो इनो में बेस होता है, ठीक है ना, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें भी MgOH ट्वाइस जो है वो बेस है। ठीक है, और तो और जो कभी भी देख लेना, किसी को पेट में प्रॉब्लम है तो पैराफिन, क्रीमाफिन, तो ऐसी जो दवाइयां हैं, वो जो लिक्विड सिरप होती हैं वो देते हैं डॉक्टर, और कहते हैं कि एक बार पेट ठीक हो जाए तो उसके बाद इस बोतल को यूज मत करना बार बार, कभी मजा आ जाए रोज एक लेते हो। ऐसे क्या होगा कि आपके स्टमक के अंदर बेसिसिटी ज्यादा होगी, और बेसिसिटी ज्यादा होगी, कहते हैं कि 5 ml एसिड है तो 5 ml ही बेस होना चाहिए, ताकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो, जैसे ऊपर हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 5 ml एसिड है तो 5 ml ही बेस लो। और कभी भी घर में बैठ के वो बेकिंग सोडा तो खाना ही मत, क्योंकि बेकिंग सोडा, लोग ज्यादा समझदार बनते हैं, सोचते हैं कि बेकिंग सोडा बेस है, एसिडिटी हो रही है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यार तुम्हें कैसे पता है कि 5 ml एसिडिटी है तो तुमने 5 ml ही बेकिंग सोडा हाथ में डाल के खाया है? अगर तुमने 15 ml खा लिया तो यार ये 10 ml की तो बेसिसिटी बना देगा इसके अंदर, बहुत खतरनाक वाली। और वो 10 ml बेसिसिटी होगी ना, तो वो आपकी स्टमक की लाइन में से भारी मात्रा में एसिड निकलवाएंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड। ठीक है ना, जो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आगे तक के लिए। इसीलिए डॉक्टर ये भी बोलते हैं इनो भी बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी
सम टाइम लाइक 6 मंथ में एक बार, ठीक है ना। और ये भी बेसिसिटी ज्यादा कर देते हैं ये हमारे स्टमक के अंदर। और हाँ, कभी भी जरूरत पड़े तो एक मेडिसिन जो होती है ना, उसमें गोली, 1 गोली, उसमें होता है 50 mg की गोली है, 100 mg की गोली है। कोई छोटा बच्चा है तो 15 mg की, बड़ा बच्चा है, बड़ा पर्सन है, एडल्ट है तो वो 100 mg की, क्योंकि ये हमारे स्टमक के अमाउंट को प्रेफर की गई गोली है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा अच्छी होती हैं बजाय इनके जो हम बिना किसी डोज के, बिना किसी अमाउंट के खा लेते हैं, वो खराब है। तो यहाँ तक था हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बाकी 5 डेफिनेशन और बची हुई हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे।